देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हफ्ते के आगाज से ही बड़ी सारी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड थी और एक बड़ी डेवलपमेंट आज नजर आई हमें। दो अहम मामला आज देखने में आए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई और उसमें जो फौजी अदालतें बनाने के हवाले से जो इस वक्त पेशरफ नजर आ रही है, वो हुकूमत की इस्तिदा को बिल आखिर मुस्तरद कर दिया गया कि फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तिदा थी हुकूमत की, उसको बिल आखिर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। और दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली के हवाले से जो मामला चल रहे थे कि कौमी असम्बली कब तहलील होगी, किस अंदाज में होगी और इंतखाबी अमल कितने दिन तक ये जारी रह सकता है, इस सवाल से भी एक बड़ी पेशरफ्त आ चुकी है कि 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर इसकी समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी जाएगी और 2 रोज के अंदर अगर तो सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं तो ये असम्बली तहलील हो जाएगी और अगर दस्तखत ना किए गए तो इस सूरत में भी 2 रोज के बाद ये असम्बली तहलील तस्वुर की जाएगी। यानी कि अगर इस तरह का सिनेरियो देखें तो हुकूमत में मौजूद जो इस वक्त जमातें हैं, शायद वो ये सोच रही हैं कि उन्हें एक बड़ा टाइम चाहिए जो कि 90 दिन तक हो, जहां पे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को भरपूर तौर पर तैयार कर सकें और वोटर्स को अपनी तरफ रागिब कर सकें। क्या होने जा रहा है, सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार जनाब रिजवान शाह साहब और हमें ज्वाइन करेंगे कानूनदान जनाब नासिर अजीम साहब। शाह साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो 2 आज मामला हुए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी कार्रवाई हुई है और जो एक फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तिदा थी हुकूमत की, इसको मुस्तरद किया गया। आपको क्या नजर आ रही है, क्यों हुआ और इसके बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? भाई देखें, बात यह है कि ये हुकूमत जब से आई है अपने तमाम अदालतों को पूरा करने के लिए इसने सुप्रीम कोर्ट के साथ, अदालतों के साथ एक तनाज़ा तो पैदा किया है और ये चाहते हैं कि जिस तरह हुकूमत चाहे उस तरह अदालती कार्रवाइयाँ भी की जाए, तो वो होता नजर नहीं आ रहा। जैसे साहब ने आज फैसला लिया है, क्योंकि अदालती फैसले होते हैं, इसके ऊपर पता है आपको तजिया करना है या इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं बनता। लेकिन हम जो डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के हवाले से देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं जो शायद अवामी मुफादे राय में हो और जो कानून के मुताबिक हो। तो उन तमाम चीजों को बेहतर चीफ जस्टिस देखते हैं और बिल्कुल वो उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि शायद हुकूमत अब वजीर माजाराई नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत के अपने एक गाइडलाइन हो चुकी है हुकूमत के जाने की। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें अभी जो है वो किसी और तरफ जाएगी। मैं ये बड़ा आपने सही कहा शाह साहब, लेकिन मुझे ये जरा समझाए ना कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हालिया 2 या 3 माह की जो अगर कारकर्दगी को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा सब्र तामुल से काम लिया, तमाम तर पहलुओं को जायजा लेते हुए फिर किसी तरफ पेशरफ्त होती हुई दिखाई दी। आज भी जो मुकालमा हुआ अटॉर्नी जनरल के दरमियान और मौजूद जजेस साहिबान के दरमियान, वो बड़ा ही दिलचस्प था, क्योंकि एक जाने पहले फुल कोर्ट के हवाले से हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज हुकूमत ने फुल कोर्ट की इस्तदा की तो उसको मुस्तरद किया गया। तो ये सारे मामला तो आज हमने देखे ना कोर्ट रूम में। बात यह है कि आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि चीफ जस्टिस अपने मुलाजमत के आखिरी टाइम से गुजर रहे हैं जी। उन्होंने कुछ अर्से के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है। तो अब ये चीजें और कदम जा रही हैं और मेरा ख्याल है कि हुकूमत के किसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट तो आने वाली और इसमें बेहतर बात तो ये शायद कानूनदान हमारे साथ बैठे हुए नासिर साहब ये ज्यादा बेहतर इस बात को समझते हैं, ये गाइड करेंगे। मैं नासिर साहब आप ही की तरफ आता हूं। नासिर साहब जरा ये समझाइएगा कि अभी ये जो आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, ये क्या मामला है, ये क्यों अभी तक इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट फैसला नहीं हो पा रहा? क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कुछ लोग पहाड़ों पे गए हुए हैं वक्त गुजारने के लिए। तो ये मामला क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका। रिजवान साहब को सलाम। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई वो भी बड़ी तवील, तकरीबन 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सदालती और इतलात साहब की सुनने को मिली, जिसपे तवील अहवाल उन्होंने कोर्ट के हवाले से बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से की थी कि आपको थोड़ी सी एक मिसाल दे दूं कि कोई भी मुकदमा चल रहा हो
उसके दरमियान में एक दरख्वास्त दे दी जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये लेट टैक्टिक्स और कुछ टाइम गेन करना होता है। जो आप सवाल है क्या टाइम पे फैसला आ जाएगा, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो आप हुकूमती जानिब से रवैया देखें, जिनकी जानिब से जो अपनाया जा रहा है और पर कुछ हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, तो फिर जब दोनों पार्टी हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दें तो फिर कोर्ट्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि फिर वो फैसला करना। लेकिन कोर्ट ने फैसला करना है और फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतरिम फैसला होगा। उसकी वजह ये है कि आज के रिमार्क्स में ये बात क्लियर हुई कि उन्होंने कहा है कि हम इस बात को कहने के एग्जैक्ट वर्ड से कि आपको नजर आएगा फैसले में ये जो आप चाह रहे हैं। और जो सालों की मुस्तरद कर दी, देखिए हुकूमत को याद करना चाहिए कि जब पहले नौ रुकनी बेंच था, उसमें कुछ लोग बेंच से अलग हो गए, कुछ इन्होंने इतराज उठाया। और अगर अभी भी बात करते हैं फुल कोर्ट की काफी बार से, तो छुट्टियां चल रही हैं। और एक नाम मैंने सुना कि जस्टिस अतर नल्ला भी वो सुनने में आया है कि वो छुट्टियों पर हैं। और बाकी मुख्तलिफ जजेस साहिबान वाले से भी एक जज साहब का नाम लिया गया कि वो तो खुद अलग हो गए थे, उनको फुल कोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। और एक पर इन्होंने एतराज उठाया था। तो ये अगर एतराज उठाते हैं और ये फिर कहते हैं कि फुल कोर्ट फुल बेंच बनाया जाए, तो जिन पे एतराज है उनको फिर ऐड किया जाएगा, ये वो बात है। और जो डिले टैक्टिक्स आज इन्होंने यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको फिर फौर खारिज करके इनका जो टाइम गेनिंग का तरीका था वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेकिन बदल गया। नासिर साहब, ये जो आप कह रहे हैं हुकूमत एक डिले टैक्टिक्स करती हुई दिखाई दे रही है। आपने ये भी कहा कि हुकूमत ने पहले कुछ जजेस के हवाले से एतराजात किए, दाखिल किए, फिर खुद हुकूमत ने ही फुल बेंच की आज इस्तदा भी की। तो क्या आपको मकसद नजर आता है हुकूमत ये क्यों कर रही है? इसके पीछे की कोई ना कोई वजूहत तो रही होंगी। देखिए हुकूमत ये चाहती है कि उनके मद्दे मुकाबले शाह साहब मैं पाकिस्तान आपकी तरफ तहरीक आता इंसाफ पार्टी थी, हूँ। शाह साहब मैं आपकी तरफ वो आता हूँ। जी नासिर साहब। नासिर साहब आपकी आवाज हमें वो डिस्टॉर्ट होती सबकी है। सब जी, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत ये चाहती है कि जो उनकी मद्दे मुकाबले पार्टी थी वो सारी की सारी मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल हों। और वो ट्रायल वो क्रश हो जाएं। जो इनके मुकाबले सकते थे वो लोग इनको इलेक्शन ना आए और बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में आके खोसा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात क्लियर की कि जब उनकी जजमेंट आती है, हमेशा अदालतों में जो सिविल अदालतें होती हैं, जो हाई कोर्ट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट आती हैं, तो उसमें दोनों साइडों के वर्जन रहता है। फिर उसके बाद आके जजमेंट लिखता है। तो में जजमेंट आती है तो उस पर ये नहीं लिखा होता कि वजूहत क्या थी, एक साइड ने कहा दूसरी साइड ने कहा, और क्या था, प्रूफ क्या हुआ, बरामद क्या हुआ, क्या है, ये कोई बात नहीं होगी। उसमें सिर्फ ये लिखा आएगा कन्विक्टेड। और कन्विक्टेड जो लिखा आएगा वो विद इन 2-3 डेज में कन्विक्ट कर दिया जा, सजा भी कर दी जाएगी। और उसकी ज्यादा से ज्यादा अपील हो सकती है तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के पास हो सकती है। तो आज ये खोसर साहब ने ये बात क्लियर की। तो बेसिकली हुकूमत जो चाहती है कि ही ना चले, उसकी वजूहत ये है कि बेसिकली हुकूमत का जो मकसद है वो सियासी है। हुकूमत ये चाहती है सियासी तौर पर ये सारा का सारा मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाए और उनके मद्दे मुकाबले लोग यहाँ पर काम ना कर सके, राय ना उनके सामने, ताकि वो अगली भी 5 साल हुकूमत ले सकें। बेसिकली ये ना सिर्फ आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मीनवाइल आपसे गुजारिश है कि आप अपने ऑडियो की इशू को थोड़ा सा फिक्स कर लें कि आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। लेकिन शाह साहब जरा ये समझाइएगा कि हम ये देख रहे हैं मामला कि यहां पे एक अलग बहस चल रही है। हुकूमत चाहती भी है कि वो ट्रायल कोर्ट्स में तहरीक इंसाफ को लेके जाए या उन लोगों को लेके जाए कि 9 मई के वाकयात में मुलविस हों, लेकिन हुकूमत में एक फेयर भी पाया जाता है कि कहीं इसके सियासी तौर पे ऐसे असरात ना आए जो इलेक्शंस में उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दें। सिंपैथी फैक्टर है, दीगर मामलात हैं जो कि हम देख रहे हैं। आपके नजरिए में ये क्यों हो रहा है? ये जो आज अदालत में देखा गया, एक बड़ी कंफ्यूज सूरत हाल नजर है अटॉर्नी जनरल की जानिब से। जी शाह साहब। नासिर साहब ने जो बात की है ना, मैं उस बात से बिल्कुल, उसमें एक बात से बहुत ज्यादा मुतफिक हूँ और मुझे बिल्कुल उनकी बात सही लगी है कि सबसे पहली तो हुकूमत की कोशिश ये है कि लार्जर बैंड बनवाने के लिए
जल्दी टाइम दरकार होगा, जजेस की अवेलेबिलिटी दरकार होगी और उसमें एक टाइम गेन होगा और हुकूमत वो टाइम गेन जा रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मुझे नजर आता है, क्योंकि ये देखें हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत है और इसके इत्तेहादी कुछ इस फेवर में है कि फौजी अदालतों में कार्रवाई की जाए और कुछ इस फेवर में नहीं। एक मिला जुला रुझान है जिसकी वजह से हुकूमत कुछ कंफ्यूजन का शिकार है कि ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ला चुके हैं, अब वो नजर आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो इस कंफ्यूजन का भी शिकार है। आपको लगता है शाह साहब इसमें हुकूमत ने एक वाज़ेह स्प्लिट भी है कि अगर पीपल्स पार्टी का मौकफ देखें डे वन से वो कुछ और था और इसका एक बड़ा खमियाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया भी है कि अपने 2 सीनियर पार्टी के मेंबर्स को उन्होंने पार्टी से बरतरफ किया और उनको नोटिस भी जारी किए। आपको लगता है ये मजीद मामलात को बिगाड़ सकता था हुकूमत के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए अब जबकि ये नजर आ रहा है कि हुकूमत भी जा रही है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी होने जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट की बातें भी हो रही हैं, तो ऐसे में देखें हर पार्टी इंतखाबात के मौके पे अपने आप को देखती है, वो अपने इत्तेहाद को नहीं देखती है। वो प्रेफरेंस होती है उनकी कि वो खुद अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े सही और अपने मंशूर अपने मौके के मुताबिक एक बयानिया क्रिएट करें इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ये इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है उन टाइम पर आकर हर पार्टी अपनी अपनी पोजीशन पर स्टैंड करना चाह रही है और इस वजह से हुकूमत डिसीजन के शिकार है। अच्छा शाह साहब जरा ये भी समझा दें कि अभी आज हमने एक अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी देखा कि वो शायद बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे लेकिन क्लैरिटी उनके पास मौजूद नहीं थी। इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हुकूमत सियासी लेंस से सबको देख रही है। एक तो यह मसला है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वहां पर क्लैरिटी नहीं आ पा रही, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला सियासी लेंस है। अगर यहां पे ऐसा कोई इकदाम हो जाता है तो हुकूमत को इस बात का अंदाजा है कि आज की जो कार्रवाई है वो आने वाले दिन के लिए मिसाल बनी जाएगी और हो सकता है कि हुकूमत कल जो अपोजिशन में आ सकती है उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी करे। ये बिल्कुल मुझे वो आपकी बातों से वो दिन भी याद आ गया जब रजा रब्बानी साहब बड़े आपीदा होकर उन्होंने कहा था कि मैंने दिन का पत्थर रख कर फौजी अदालतों की इजाजत दी है। तो लेकिन ये लैप्सेस होते हैं, ये सियासी गलतियां होती हैं, ये पीछा करती हैं, हर पार्टी का पीछा करती है। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत सियासी सूझबूझ के साथ हुकूमत के मामले को देखना चाहिए था और कभी भी किसी भी हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ तनाजा पैदा करना वो कोई अच्छी मिसाल भी नहीं है और उसके भी अच्छे असरात नहीं होते। अभी देखिए ना, ये इक़्तिदार है किसी भी पार्टी के पास है, सेकंड टाइम पार्टी अपोजिशन में भी जिस तरह आपने कहा अपोजिशन में भी आ सकती है, तो फिर उसको भी उन्हीं असरात का उन्हीं फैसलों को भुगतना पड़ेगा जिन फैसलों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। शाह जी आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे शाह नासिर साहब ये जरा समझा दें कि अब ये जो आगे मामलात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये केसेस के हवाले से क्या कहा जा सकता है कि आपको लगता है कि ये जल्द इसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है? क्योंकि एक पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जल्दी फैसला आना चाहिए ताकि जो 9 मई के जो असल किरदार हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इसको डिले किया जाए ताकि सियासी तौर पर इससे फायदा उठाया जा सके। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा मुनीर साहब, बात यह है कि जो आप फैसले की बात कर रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये बात वाज़ेह हो गई कि खोसा साहब को एक आपके सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको फुल कोर्ट से, फुल बेंच से इतराज है? तो खोसा साहब ने ये जवाब दिया कि देखें, इतराज नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी सारा इस केस में आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये केस तकरीबन कंक्लूजन की जानिब पहुंच चुका है। इस मौके पर आकर आप कहें कि फुल कोर्ट का बना सबकी हमसे बात थी, जो कोर्ट के अंदर की मामला किस स्टेज पे केस आ रहा है और कि क्या हो सकता है। तो ये चीफ जस्टिस जो जिनका टेन्योर अभी थोड़ा सा रह गया है, ये उनके ही जितना टेन्योर है उसमें ही ये फैसला है और आपको काउंट कर सकते हैं कि जितना टाइम है, क्योंकि उनकी सरबराही में ये बेंच चल रहा है और ये उनकी सरबराही में केस होना जा रहा है, तो वो डिसाइड करके ही जाएंगे।
और आपको पता है कि उनका टाइम कितना है, तो उससे पहले पहले ये डिसाइड हो जाएगा। और दोनों तो आप ये कह दोनों रहे हैं ना कि साइडों के मतलब ज्यादा वक्त रिप्रेजेंटेटिव ये बात, दरकार नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त दरकार नहीं है, तकरीबन चीजें फाइनलाइज हैं, चीजें काफी हद तक वाज़ेह हैं, और यहां पे सिर्फ एक मामला ये है कि कब अदालत इसको टेकअप करके इसके ऊपर फैसला दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये कंक्लूड होने वाला है, ये बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसकी आर्गूमेंट्स और इसकी जो जितनी भी डिस्कशन थी और जितनी भी कहने की बातें कोर्ट के सामने की है, कोर्ट ने पूछना था, वो नजर आया कि वो सारी बातें किया। इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि केस एंड लगने लगा है, केस कंक्लूड होने लगा है, तो गवर्नमेंट ने एक दरख्वास्त डाल दी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, हमें इस पर। ठीक है नासिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नासिर साहब, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जरा इस बात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया और 8 तारीख को बाकायदा तौर पे वजीर आजम सदर पाकिस्तान को असेंबलियां तोड़ने के हवाले से समरी पेश कर देंगे। इसके ऊपर सदर पाकिस्तान को जल्द फैसला करना होगा, अगर उन्होंने दस्तखत कर दिए तो ठीक, अदरवाइज वैसे भी ये जो तमाम तरह असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने भी अपना असेंबलीज की तहलील का हवाले से नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने के हवाले से बात कही है, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह बढ़ रही है, इंटरिम हुकूमत क्या होगी, किस अंदाज में तश्कील पाई जाएगी और इंटरिम हुकूमत का दौरानिया क्या होगा। इंटरिम हुकूमत से पहले जिस अंदाज से असेंबली तहलील की जा रही है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कितना ही वक्त दरकार है कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां या पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करा सके। क्या ये इलेक्शन के हवाले से जो मुद्दत होगी वो 60 दिन होगी या 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट होगी, जिसमें भरपूर हमें इलेक्शन कैंपेन होती हुई नजर आएंगी। ये सारे मामला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, जरा ये बताइएगा कि ये जो आज फैसला किया गया कि 8 तारीख को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, यानी कि जो असेंबलियों की मुद्दत है उससे 4 दिन पहले असेंबलियों को तहलील कर दिया जाएगा। क्या फैक्टर है, क्या वजूहत सामने आई है कि हुकूमत ने यह फैसला किया और हुकूमत 4 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर रही है? जी शाह साहब। देखिए बात यह है कि इसके अंदर इत्तेहादी जमातों का जो आपस में एक मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, जिसके अंदर मैं दो ही पार्टी को कहूँगा, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। ये भाई तो खैर पाकिस्तान में थे और बाद में नाराजगी का भी इजहार किया था। तो इसमें हमेशा मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि असेंबली मुद्दत से पहले निगाह हो जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और मेरा ख्याल है कि बादल नापाक मुस्लिम लीग नून को भी इसके ऊपर आना पड़ा है और इसीलिए ये 8 तारीख अनाउंस की गई है कि 8 अगस्त को असेंबली से काम कर देंगे। और डेफिनेटली जो आपने फरमाया कि असेंबली भेज दी गई है और असेंबली की कानूनी पोजीशन है जो 48 घंटे में ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मतलब ये बात तो तय हो गई कि वक्त के पहले हुकूमत जाना चाह रही है और इलेक्शन के अनाउंसमेंट चाह रहे हैं। जबकि जो मेरे जराए हैं इलेक्शन कमीशन में, उनका यही ख्याल है कि 60 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर ये इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएगी। अच्छा शाह साहब, जरा ये बताइए, जो आपने जिस मीटिंग का तस्करा किया, जराए के मुताबिक क्या पता चल रहा है कि क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को और परवेज खटक साहब की पार्टी को भी इसमें लूप में लिया गया? क्या उनको भी इसमें एतमाद में लिया गया कि इस अंदाज में असेंबली तहलील होंगी और इस अंदाज में इलेक्शंस की तैयारी की जाएगी? पार्टी या ग्रुप? सर पार्टी कह लें, ग्रुप कह लें, जो भी कह लें।
अभी तक तो पार्टी वाली पोजीशन नजर नहीं आ रही कि उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे ये लोग हमारे साथ हैं, तो हमारी पार्टी का हिस्सा है, बाद में लोगों की तरजीहें हमें जरूरी है। यही हाल परवेज खटक साहब के साथ है कि उन्होंने जैसे लोगों के नामों की लिस्ट मीडिया को खराब की, उसमें काफी सारे लोग रात की तरजीह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी अभी आने वाले वक्त में इनकी पोजीशन का अंदाजा होगा जब इलेक्शन का टाइम शुरू होगा, क्योंकि इंतजाम पाकिस्तान पार्टी के मुताबिक वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे इलेक्शन के अंदर। यही परवेज लेकिन शाह साहब, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा किरदार है इस वक्त देखा जाए तो अगर सियासी एतबार से तहरीक इंसाफ को कमजोर करने में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और परवेज खटक साहब का एक बड़ा किरदार है, तो क्या इतना बड़े फैसले के हवाले से आपको नहीं लगता कि इनको आगाह किया होगा या आगाह करना चाहिए था? क्योंकि आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड तो है कि कोalition गवर्नमेंट बने, अगर ये शुरुआत आज से नहीं होगी तो फिर कब होगी? देखिए, सब कुछ नजर तो एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत ही आया है कि जनूबी पंजाब में पीटीआई को कमजोर करने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसका वजूद हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई को कमजोर करने के लिए परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई है। ये चीजें तो नजर आ रही हैं हमेशा सियासी तौर पर, ये तमाम कुछ होता है। लेकिन मुझे आप एक बात तो समझा दें, एक बात ये समझा दें कि किसी भी पार्टी की लीडरशिप के तब्दील होने से क्या अवाम की वो वोट, अवाम की मर्जी तब्दील हो सकती है? सर, मैं शाहजी इसी पे आपको रोकूंगा। शाहजी मैं इसी पे रुकूंगा क्योंकि फैसल वाडा साहब का भी कुछ कमेंट है, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा कि फैसल वाडा साहब ने कहा है, इस बात का इशारा भी दिया है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही कोई बड़ी गिरफ्तारियां हो जाएं और फिर एक बड़ी तब्दीली के अंदर ही इलेक्शंस हो जाएं और इसमें वोटर टर्नआउट भी कम रहे, जिसके बाद आपको अंदाजा है कि किस अंदाज की हुकूमत बनेगी। तो ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो देखिए, बात यह है कि फैसल वाडा साहब अपने ख्वाहिशात से इम्प्लीमेंट चाहते हैं तो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी अब तक उनकी ख्वाहिशात काफी पूरी हुई है। जरूरी नहीं कि सारी ख्वाहिशात उनकी पूरी हो जाए, ठीक है। और ये ट्रायल पे काम करते हैं, मेरा ख्याल वो शायद पर्चियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो हालात उस तरह के नहीं होने लगे। हालात मुझे यही लगता है कि अगर इस वक्त में इस इलेक्शन से पहले इस तरह की कोशिश की गई तो देखिए, वोट तो अवाम ने डालने हैं ना, पार्टी लीडरों ने तो वोट नहीं डालनी, पार्टियों ने खुद तो वोट नहीं डालने, पार्टियों को भी उनके नुमाइंदे अवाम ने वोट डालने हैं ना। शाहजी आपका मौकफ आ गया, शाहजी आपका मौकफ आ गया, लेकिन नासिर साहब जरा मुझे ही बताएं कि अभी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को काफी बढ़ा दिया गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन के पास काफी बड़ा मार्जिन है। एक पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर हल्का बंदियों वाला मैटर अगर सामने आता है, जो कि अब डिस्कस होना एक बार फिर से शुरू हो चुका, जैसे कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में होना, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है, बल्कि ऐसे इंतखाबात कराना है जो सबको अक्रॉस द बोर्ड कबूल भी हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास क्या, मैं सवाल कर रहा हूं, क्या ये गुंजाइश पाई जाती है कि इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान ये को एक्सटेंड कर दिया जाए जिस अंदाज से पंजाब में या केपीके में हो रहा है? जी नासिर साहब, जो आप जो सोच रहे हैं बात या जो सवाल कर रहे हैं, देखिए होना ये है कमीशन के इख्तियारात को बढ़ा देना। आपको पता है कि कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से किया गया था, जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, और वो 90 दिन उसके होते हैं मियाद, और उसके बाद भी उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन अब बात करेगा कि हल्का बंदियों के हवाले से करवाएगा कि नहीं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन वक्त पे इलेक्शन करवा देगा। और साथ साथ जो अभी मामला हो रहा है कि जो 60 दिन वाला 90 दिन वाला, ये डिस्कशन और भी चल पड़ी। अब बात ही कर लेते हैं कि एक बैठक हुई आसिफ अली जरदारी की, और क्या हुआ कि किसको प्राइम मिनिस्टर आना है, और पहले टेक्नोक्रेट की बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे थे, उसके बाद अब बात करने लगे कि एक सियासतदान बुलाना है, क्योंकि इन दोनों अशखास को भी ये भनक पड़ गई कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ये हो सकता है इलेक्शन एक साल ना हो अगर कोई ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट आकर बैठ गया, कोई सियासी आदमी ना हुआ, कोई जमहूरी पसंद ना हुआ। अब जो
जो आप इस हवाले से बात कर रहे हैं कि कानूनी एतबार से इलेक्शन कमीशन के पास इतने अब लामहदूद इख्तियार हैं कि वो अगर चाहे तो इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है। वो वजूहत बता के वो ये भी कह सकता है कि ये इलेक्शन का वक्त ठीक नहीं, वो ये भी कह सकता है कि अभी तैयारी में फलां चीज़ बाकी है, वो ये भी कह सकता है कि हमारे पास हल्का बंदियों का भी मामला चल रहे हैं। वो कुछ भी उज़र पेश करके वो इलेक्शंस को मुलतवी कर सकते हैं। और जैसे एक एक कहते हैं कि मिसाल बन चुकी है कि पंजाब और केपीके की असम्बली जो कि 3 माह से ज्यादा नहीं चलती, अभी आप देख लें कि 7 माह के करीब वक्त हो चुका है, असम्बलियां चल रही, वो अपना केयर टेकर चल रहा है और वो भी गैर कानूनी है। तो कहने का मतलब नासिर, मेरे ख्याल से शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर, शाह साहब कुछ कहना। जी शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नासिर साहब, आप खुद एक वकील होने के नाते, कानूनदान होने की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल साइड पर रखकर बात कर रहे हैं। ये सब आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट का किरदार नहीं देख रहे कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपना किरदार अदा करना है। अगर इस तरह की कोशिश की गई है, गवर्नमेंट को मजीद प्रोलॉन्ग किया गया और कोई गैर कानूनी तरीका अपनाया गया, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी? या फिर आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या ये अफवाह चाह रही है कि बलियार साहब चले जाए चीफ जस्टिस और उसके बाद चीफ जस्टिस काली पाई रीता आए तो ये तमाम मामला लेके जाए? आप थोड़ी सी जी जी नासिर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आम सवाल है, एक हर कोई कर रहा है। आपने कानूनदान है, आप सुप्रीम कोर्ट को भलाई ताज रखकर किस तरह से बात कर सकते हैं? जी 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 नासिर साहब। मुनीर साहब, मुझे आवाज कम आ रही थी, शाह साहब की जरा सवाल। सर मैं ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में अगर कोई इस तरह का फैसला हो जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? और आने वाली हुकूमत कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिलाई किए हुए कि ये जो जुडिशरी का जो एक बड़ा चेंज है, शायद उसके बाद ये सारे मामला हों तो उनके लिए मुश्किलात उतनी नहीं बढ़ेंगी। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस तरह के अगर फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का और आला अदलिया का बड़ा किरदार होगा? देखिए, पंजाब में बैठा हुआ असेंबली का, आपको याद होगा कि यहाँ पे भी इलेक्शंस होने थे, तारीख आई थी इलेक्शन होने की कि फलां तारीख को इलेक्शन होंगे, लेकिन आज तक नहीं। 14 मई की तारीख। अब कहने का ये मकसद है कि क्या वहां पर कोई एक्शन लेंगे? तो जब वक्त आएगा तो जाहिर बात है कि एक्शन तो हो सकता है एक्शन लिया जाए। लेकिन आपको एक और बात मैं याद करा दूं कि मोटो से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश पार्लियामेंट में की गई। उसके अलावा जो आप कानून की बात करें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह के इख्तियारात साइन करने के बाद दे दिए, तो वो आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कशन में बात की, लामहदूद इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास इतने नहीं होने चाहिए थे कि वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। उन्हें शेड्यूल देना चाहिए, उन्हें नॉमिनेशंस लेकिन नासिर साहब, ये इख्तियारात तो जमहूरी कुव्वतों ने दिए ना, इलेक्शन कमीशन ने तो कभी इख्तियारात नहीं मांगे। ये तो खुद जमहूरी हुकूमतों ने बाकायदा थाली में सजा के दिए सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को। तो कल को अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह का फैसला करता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेफाक ना करे, तो फिर कानूनी इख्तियारात तो उन्हीं के पास हैं। अच्छा, दो लोगों से गलती हुई। मैं एक तो पॉइंट आउट कर दूं कि जब खान साहब असेंबली छोड़ के गए तो फिर धड़ाधड़ कानून पास हुए, उनसे वो गलती हुई। दूसरी अब गलती इनसे ये होने जा रही थी, लेकिन इन्होंने एक बैठक की है आसिफ जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने, जिसपे ये तय कर रहे कि अब सियासतदान को लाना चाहिए, केयर टेकर हवाले करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि दोबारा इलेक्शन ही ना हो। और क्योंकि केयर टेकर ने और इलेक्शन कमीशन ने मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करना है। जो आप बात करें कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात भी तो इन्हीं लोगों ने दिए, तो ये देख भी सकता हूँ कि आप थोड़ा सा तो हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। लेकिन शाह साहब, ये जो अभी बात की कि केयर टेकर सेटअप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हमने देखा पंजाब में केयर टेकर सेटअप है जो कि केयर टेकर से कुछ ज्यादा ही नजर आया। तो अब ये जो केयर टेकर सेटअप बनेगा जो वफाक की सतह पे होगा, ऐसी मुश्किल हालात है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी हमारे सामने है, और अगर इस केयर टेकर सेटअप में तमाम सियासी जमातों का अगर उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ना लिया गया, उनको मुतमईन ना किया गया, तो फिर आपको नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शंस होने से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएंगे? मुतनाज़ा तो पिछले हम 12-14 माह से देख रहे हैं कि बहुत चीजें मुतनाज़ा है। जी, निगरान सेटअप पंजाब का
केपी का जो भी सबको नजर आ रहा है कि इसने अपने ड्यूरेशन से ज्यादा काम किया है और अपने इनकी जो इख्तियारात थे उससे ज्यादा काम किया। किसी भी निगरान हुकूमत का काम नहीं कि वो कोई सरकारी तैनातियां करे, लेकिन उन्होंने की, उनको किसी ने भी नहीं पूछा, नासरिया ने पूछा, सब कुछ जाहिर बात है मिलकर हुआ। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये निगरान सेटअप जो आने वाला है, जो निगरान सेटअप का नजर आ रहा है कि निगरान सेटअप आएगा, उसकी तैनाती भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह का होगा। आया कि वो कोई न्यूट्रल सेटअप होगा या वो भी कोई जानेबदाराना सेटअप होगा, और उसका भी मकसद वही होगा जो निगरान हुकूमतों का मकसद रहा। तो ये चीजें बहुत अहम है आपकी, देखिए, लेकिन फिर मैं उसी बात की तरफ आता हूँ कि एक बात की अहमियत को समझे मुनीर साहब। जब भी वोटिंग का टाइम आया, आवाम की मर्जी के वोट बनेंगे। शाह साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, वक्त की कमी हमारे पास है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस मौजू को लेकर फिर बात करेंगे। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में जो आने वाले दिनों में जो एक बड़ी तब्दीली आ रही है, निगरान हुकूमतें आएंगी, तब्दीली होगी, और इस निगरान हुकूमत के आते ही ये सवाल भी उठाया जाएगा कि निगरान हुकूमत के आने में, इसकी सिलेक्शन में तरीक़ेकार को किस अंदाज से अपनाया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि एज फॉर नाउ इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं वो उनको काफी कुछ लेवरेज देते हैं कि वो पाकिस्तान में कब और कितने अरसे बाद इंतखाबात कराएं। इंतखाबात के तरीक़ेकार के हवाले से बड़े सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरियत की बका के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। क्या होगा यकीनी तौर पर यह वक्त जरूर साबित कर देगा, लेकिन बहुत कुछ आने वाले चंद दिनों में वाजे हो जाएगा। इस जो इंटरनल गवर्नमेंट सेटअप में क्या ये टेक्नोक्रेट्स होंगे, क्या ही कोई सियासी किरदार हमें नजर आएंगे, जमहूरी किरदार नजर आएंगे, ये सारी चीजें उस वक्त इस चीज को वाजे कर देंगी कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।